देखो बेटा, हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। और हम लोग पिछली क्लास में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ रहे थे, ठीक। जिसमें से हमने आपको बता दिया था कि ज्योमेट्रिकली वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है ना। और दो चीजें हमने पढ़ी थी, एक पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर और दूसरा पढ़ा था पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगल लॉ में आपको ये बताए थे कि अगर ये दो सेम वेक्टर हैं और इनका ऑर्डर सेम है और अगर आपको इनका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो पहले का इनिशियल पॉइंट और दूसरे का टर्मिनल पॉइंट ऐसे ज्वाइन कर देंगे और ये आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। इसके बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कि अगर कोई दो वेक्टर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करे, अगर कोई दो वेक्टर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करे तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो वाला डायगोनल होगा जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा होगा। ये भी बताए थे। इसके बाद कहे थे कि अगर ए रिजल्टेंट से अल्फा एंगल बना रहा है और ये रिजल्टेंट से बीटा एंगल बना रहा है, एक क्या बना रहा है अल्फा और दूसरा क्या बना रहा है बीटा, तो अगर एक अल्फा एक बीटा बना रहा है तो अगर ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है तो अल्फा एंगल बीटा एंगल के क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। अगर ए का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है और बी का मैग्नीट्यूड स्मॉलर है तो जिसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा उससे रिजल्टेंट एंगल कम बनाएगा और दूसरे वाले से क्या बनाएगा ज्यादा बनाएगा, ठीक है। ये हो गया था। अब हम लोग आज ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये देखिए कि चाहे ट्रायंगल लॉ हो चाहे पैरेललोग्राम लॉ हो, कोई हो, दोनों में से कोई भी हो। ट्रायंगल लॉ में हम लोग एक वेक्टर ये लेते हैं और दूसरा ये लेते हैं। पैरेललोग्राम वाले में एक ये लेते हैं दूसरा ये लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इनका रिजल्टेंट हम बनाते हैं इसमें हम ये कहते हैं कि ये हो गया इसका रिजल्टेंट, है ना। और यहां जो इसका रिजल्टेंट होता है उसके लिए हम पहले पैरेललोग्राम को बना लेते हैं पूरा, ठीक। और इसका रिजल्टेंट क्या होगा ये इक्वल वेक्टर में हमने आपको बताया था, किसमें इक्वल वेक्टर में, कि हम एक वेक्टर को उसके पैरेलल में कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। तो अगर हम लोग चाहें, है ना, अगर हम लोग चाहें तो ये जो है आपका ये वाला वेक्टर इसको हम यहां लेके आ सकते हैं। देखिए पैरेलल में स्लाइड कर सकते हैं ना ऐसे, इसको ये आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, ये आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर। जब आप इस वेक्टर को ऐसे पैरेलल में उठा के यहां लेते आए तो ये क्या बन गया बी वेक्टर, क्या बन गया। अब अगर आप इस पार्ट को देखें, इस पार्ट को और इस पार्ट को देखें तो आपको समझ में आएगा कि दोनों सेम है। और हो भी क्यों ना हो, आखिर क्यों ना हो बताओ। जब तुम ए वेक्टर को बी वेक्टर से प्लस ही कर रहे हो, सम ही अगर निकाल रहे हो तो वैल्यू तो सेम आएगी ना। मेथड चाहे जो वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। तो चाहे इससे डेरिवेशन करें चाहे इससे डेरिवेशन करें, बात एक है, ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरी बात, जब हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर पढ़ा रहे थे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो आपको ये बताए थे कि दो वेक्टर्स के बीच में हम एंगल तभी निकालते हैं
जब उनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो। तो बताओ इसके और इसके बीच में ये जो वेक्टर है, इसके बीच में एंगल अगर आप यहां लगाते हैं थीटा, यहां लगा लिए थीटा, ठीक है, तो बताओ ये थीटा होगा कि नहीं? क्यों थीटा होगा? क्योंकि इसके पैरेलल होगा ये क्या होगा, इसके पैरेलल होगा, तो थीटा ही होगा, ठीक है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, अब डेरिवेशन कर रहे हैं, देखते जाइए। हमने क्या किया, एक वेक्टर ये लिया और इसका नाम रखा ए वेक्टर, और एक वेक्टर ये लिया और इसका नाम रखा बी वेक्टर, है ना। एक वेक्टर आपका ए है, एक वेक्टर बी है, और थीटा है एंगल बिटवीन देम, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। तो अगर इनके बीच का एंगल थीटा है, तो ये जो लाइन है, इस वेक्टर को जब लाएंगे इधर ही आएगा ना, डायरेक्शन नहीं बदल सकते। तो ये जो लाइन है, यहां पे जो एंगल होगा ये थीटा होगा, कितना होगा, थीटा होगा, और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट आपका ये होगा, ये हो जाएगा रिजल्टेंट, और यही रिजल्टेंट होगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो बताना है, सबसे पहले बताना है आर का मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड। आर के मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ आर के मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट एडी, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट एडी, एडी की जो लेंथ होगी वही इसका मैग्नीट्यूड होगा। आप सोच रहे होंगे कि यहां से ये परपेंडिकुलर लाइन आखिर क्यों ड्रॉ की जाती है। उसकी सिर्फ एक वजह है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा और कोई ट्रायंगल नहीं है जिसके साइड के रिलेशन के बारे में आज तक आपने पढ़ा हो। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप पढ़े कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही पढ़े है ना। अब देखिए, ठीक है, ये तो आपको निकालना है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लिए ए, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लिए बी, इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड बी। ठीक है, अब ये पूरी लेंथ देखो, यहां से यहां तक की लेंथ ए हो गई और यहां से यहां तक की लेंथ बी हो गई। लेकिन ये ध्यान रहे, ये जो आपका हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा और ये प्लस बेस स्क्वायर होगा। तो पहले आपको हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा ना। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ। देखो इस ट्रायंगल में देखो, ये जो ट्रायंगल है इसमें जब ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो यहां आएगा बी कॉस थीटा और यहां आएगा बी साइन थीटा। ठीक है, क्या आएगा, बी साइन थीटा। कैसे आएगा देखिए ध्यान से, ध्यान से देखो। अगर हम ऐसे करते हैं, अगर ऐसे करते हैं, यहां पे x ले लीजिए जो आपको निकालना है, यहां पे y ले लीजिए और ये है a। तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a साइन थीटा, इसलिए यहां आ जाएगा a साइन थीटा। और अगर यहां b रहेगा तो क्या आ जाएगा, b साइन थीटा। कितना आ जाएगा, b साइन थीटा। अगर cos थीटा लगाएंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और y इज इक्वल टू हो जाएगा
बी कॉस थीटा और यहाँ आ जाएगा बी कॉस थीटा। कुछ नहीं करना है, बस इसमें क्या लगाना है, ट्रिग्नोमेट्री बच्चों वाली। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से इसको नोट भी कर लीजिएगा आप लोग, ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, ये b और ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू b साइन थीटा और यहाँ पे भी b ले लीजिए। ताकि आपको ये वाली प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना? हो गया इसमें कोई दिक्कत? बताइए, ये दोनों मिल गए। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपने पढ़ा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और उसकी वजह से जो r होगा इसका मैग्नीट्यूड r है ना, ये आपका क्या होगा देखिए, r का स्क्वायर इज इक्वल टू, वहां देखिए b साइन थीटा का स्क्वायर प्लस a प्लस b कॉस थीटा का स्क्वायर, a प्लस b कॉस थीटा का स्क्वायर। r का जो स्क्वायर होगा यहाँ देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, a प्लस b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला? a प्लस b के होल स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b इंटू कॉस थीटा, 2 इंटू a इंटू b इंटू कॉस थीटा। आप ध्यान से देखिए, आपने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज में एक फार्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। तो सबसे पहले हम a को लिख रहे हैं, a स्क्वायर नोट कर लिए। अगर हम इसमें और इसमें b स्क्वायर कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना यहाँ पे, और वो कितना हो जाएगा, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ ब्रैकेट में आएगा और वो कितना होगा, 1। क्या जरूरत है लिखने की? ठीक है ना? प्लस ये आ जाएगा 2ab कॉस थीटा, और r की जो आपको वैल्यू मिलेगी, स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, यहाँ रूट लग जाएगा और ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, यही थी आपकी वैल्यू। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही तो थी। ये आपने निकाल लिया r का मैग्नीट्यूड। क्या निकाल लिया? r का मैग्नीट्यूड। कुछ चीजें इसमें देख लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा कि अगर एक वेक्टर a है और एक वेक्टर है ये b, एक वेक्टर a है और एक वेक्टर क्या है, b। ठीक है, और इनके बीच में एंगल है थीटा। बीच में एंगल कितना है, थीटा। एक वेक्टर a एक वेक्टर b और बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ना, ये इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। इसका मैग्नीट्यूड यानी ये जो लाइन बनाई है आपने, इसकी लेंथ बता रहे हैं। और अगर सही सही ड्रॉ करेंगे तो लेंथ यहां तक जाएगी, ये ध्यान रहे। पूरा पैरेललोग्राम बनाना पड़ता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? ये मिला आपको। अब कुछ स्पेशल केस देखते हैं इसके। r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा।
वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना है? थीटा। कितना है? थीटा। शुरुआत करते हैं कि अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो ये समझ जाइए आप कि अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, इसका मतलब ये कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं। और जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो इनको कहा जाएगा पैरेलल वेक्टर्स। क्या कहा जाएगा? पैरेलल वेक्टर्स। क्या कहा जाएगा? पैरेलल वेक्टर्स। तो अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, इधर जिधर ए है उधर ही क्या है? बी है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। जब थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया तो cos 0 की जो वैल्यू आपको यहां रखनी है वो होगी 1। कितनी होगी? जब cos 0 की वैल्यू आप 1 रख देंगे तो r की जो वैल्यू आएगी वो आएगी a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 2ab। ये आपको फार्मूला दिखाई दे रहा होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का। a प्लस बी के होल स्क्वायर का ये फार्मूला दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो r की जो वैल्यू यहां पे आएगी, जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा a प्लस बी, a प्लस बी। और ये ध्यान रहे ये r की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये क्या होती है? r की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है। इससे बड़ी वैल्यू r की नहीं होती है, सबसे बड़ी वैल्यू होती है r की। अगर आपसे कह दिया जाए कि एक फोर्स है 16 न्यूटन का, एक फोर्स है 8 न्यूटन का, और कहा जाएगा तो क्या कोई तरीका है जिस तरीके से इसको लगाया जाए और कभी ये 30 आपको आंसर दे दे? तो आप कहेंगे नो, कोई तरीका नहीं। अगर आप दो फोर्स लगा रहे हैं तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो 16 प्लस 8 के बराबर होगी और उसको 24 न्यूटन कहा जाता है। कभी 30 नहीं होगी। मैक्सिमम वैल्यू 24। ठीक है, समझे इसकी इंपॉर्टेंस फार्मूले की, है ना? अब ध्यान से देखिए, अब ये हो गया पहला, थीटा इज इक्वल टू 0 आपका। हमने क्या किया? थीटा इज इक्वल टू ले लिया 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, इसका मतलब ये कि अगर एक वेक्टर आपका इधर है तो दूसरा वेक्टर आपका ऐसे होगा और थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए तो cos 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। कितनी होती है? 0। cos 90 की वैल्यू 0 होती है। इस वजह से जो थीटा इज इक्वल टू आएगा, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इस वजह से जो r इज इक्वल टू आएगा वो कुछ ऐसे आएगा कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। cos 90 की वैल्यू 0 होती है ना, और 0 इससे मल्टीप्लाई होकर पूरा क्या हो जाएगा? 0। जब पूरा 0 हो गया तो बताइए अंदर क्या बचा? r की वैल्यू बची √a² प्लस b²। जब परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे तो अंडर वैल्यू कितनी हो जाएगी? a² प्लस b²। यही वजह है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अलोंग द एक्स एक्सिस, कोई ऑब्जेक्ट अलोंग द एक्स एक्सिस 3 मीटर जाएगा
along the y एक्सिस 4 मीटर जाएगा और आपसे पूछा जाएगा रिजल्टेंट कितना है, तो आप कहेंगे x एक्सिस y एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 25 यानी 5 आ जाएगा। यही वेक्टर का फार्मूला लगाएंगे। और अगर वो x एक्सिस गया, फिर y एक्सिस गया, फिर z एक्सिस हो गया, तो फिर लगाएंगे आप अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। अगर वो ईस्ट गया, नॉर्थ गया, फिर अपवर्ड गया, तो भी आप समझेंगे ईस्ट मतलब x, नॉर्थ साउथ मतलब y और अपवर्ड डाउनवर्ड मतलब z एक्सिस। अंडर रूट वाला फार्मूला लगा के डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी सब निकाल लेंगे। ठीक है, ये इसका यूज है। इसके बाद जो तीसरा केस है वो ये कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री ले रहे हैं। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री लेने का मतलब कि जो एक वेक्टर है, एक वेक्टर जो है आपका, एक वेक्टर जो ए है वो अगर यहां पे है तो दूसरा वेक्टर यहां पे है जस्ट अपोजिट। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? अपोजिट, या ऐसे हो। है ना? ठीक है, यही आप बचपन से पढ़ते आए हो जब छोटे बच्चे हो, है ना? छोटे बच्चों की तरह जब आपको एग्जाम्पल बताया जाता है कि बताइए एक बॉडी है, इधर 10 न्यूटन से खींचा जा रहा है, एक बॉडी है इधर 10 न्यूटन से खींचा जा रहा है, बॉडी पे टोटल फोर्स कितना लगेगा? आप कहते हैं 0 न्यूटन, बॉडी कहीं नहीं जाएगी। यही से होता है ना? करते क्या है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री की अगर आपको वैल्यू याद होगी तो ये होती है -1, जो पढ़ाई गई है आप। क्या होती है? -1। ठीक है, अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स या सारी चीजें डायरी से खोल के पढ़ाई जाती है, इसका मतलब इसीलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि वो बस डायरी में है, बुक में नहीं है। और जो भी पढ़ाता है सबके पास अपनी रहती है, कंपलसरी है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये हो गया cos 180 इज इक्वल टू क्या हो गया? -1। अब cos 180 इज इक्वल टू -1 हो गया तो फार्मूले में रखते हैं। देखिए r की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2ab। cos 180 होगा ना, cos 180 की वैल्यू कितनी होगी? -1। माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी निगेटिव कर देगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा a माइनस बी। a माइनस बी ये सबसे मिनिमम वैल्यू होती है, सबसे मिनिमम वैल्यू होती है, इससे छोटी वैल्यू नहीं होती है। और यहां हमेशा मॉड लगाए रहेंगे, कभी निगेटिव में आंसर नहीं देंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या होता है? लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है ना, लेंथ कभी निगेटिव नहीं होती है, तो मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब ये सबसे मिनिमम वैल्यू हो गई। अब देखो, अगर यही दोनों फोर्सेस आपके इक्वल है और अपोजिट हैं, 180 डिग्री पे है ना, तो देखिए 10 - 10 बराबर कितना आ गया? 0। ठीक, अगर कोई वेक्टर a है और ये एक वेक्टर b है और इसके बीच में एंगल थीटा, बीच में एंगल कितना है? थीटा, तो जो r का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसके जो स्पेशल केसेस हैं वो ये कि अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, यानी वेक्टर आपस में क्या हो? पैरेलल हो, तो अगर वेक्टर आपस में पैरेलल होगा तो जो r की वैल्यू होगी वो होगी a प्लस बी, और यही क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू। यही क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो
यानी वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तब आपका जो r होगा वो होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो और ए की जो ए जस्ट अपोजिट हो किसके, बी के, तो आर की जो वैल्यू होगी वो होगी ए माइनस बी, और ये सबसे मिनिमम वैल्यू होगी। ये क्या होगी, सबसे मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक, ये हो गया। इससे ये पता चला कि आर की अगर सबसे मिनिमम वैल्यू ये है और आर की अगर सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो हम इसकी एक हद डिसाइड कर सकते हैं, जिसको कहा जाएगा रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। एक हद डिसाइड करेंगे कि ये जो हमारा आर होगा सबसे छोटा हो सकता है ए माइनस बी के बराबर, इससे छोटा नहीं होगा, या तो इससे बड़ा ही होगा। ए माइनस बी के या तो बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा, इससे छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सबसे मिनिमम वैल्यू है। सबसे बड़ा हो सकता है ए प्लस बी के बराबर, इससे बड़ा नहीं होगा, इससे छोटा ही होगा। तो ये हो गई रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ आर, रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ आर। आर की सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन है, ए प्लस बी, सबसे मिनिमम वैल्यू ए माइनस, सबसे मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी। अब अगर हम लोग यहां ध्यान दें, डायरेक्शन निकालने के लिए हमने ये माना इफ रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स अल्फा एंगल विथ ए, अल्फा एंगल विथ ए, अगर जो रिजल्टेंट है हमारा वो अल्फा एंगल बना रहा है किससे, ए से, तो बताइए tan थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बी साइन थीटा होगा, बेस क्या होगा, ए बी कॉस थीटा होगा कि नहीं। तो ये आपका हो जाएगा, ये जो आपका हो जाएगा डायरेक्शन जब आप निकालेंगे तो आप ये देखेंगे कि tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, और अल्फा इज इक्वल टू मिल जाएगा बी साइन थीटा, अल्फा इज इक्वल टू मिल जाएगा tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फा क्या देगा, तो आप कहेंगे अल्फा इज द एंगल, अल्फा क्या है, एंगल है जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बना रहा है, किससे बना रहा है, विथ ए। और यही जो अल्फा है, ये अल्फा आपको क्या देगा, गिव्स डायरेक्शन। ये क्या देगा, डायरेक्शन देगा। यही अल्फा क्या देगा, डायरेक्शन देगा आपको। तो अगर ये अल्फा आपको डायरेक्शन देगा तो ये आपका हो गया, और ये भी आपका हो गया। पूरा नहीं लिखा जा सकता इसमें, बाकी सब दिमाग में होना चाहिए, कितना कोई लिखेगा। ठीक है, आगे देखिए, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस आर इन द रेशियो 4:3। देखिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट जो होता है वो मैक्सिमम होता है ए प्लस बी, और जो मिनिमम होता है वो होता है ए माइनस बी। ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्सेस का है, इसलिए एफ लिखेंगे, सुंदर लगता है देखने में, और कोई बात नहीं। आर इन द रेशियो 4:3, उसका रेशियो क्या है, 4:3। कहने का मतलब है F1 प्लस F2 अपॉन F1 माइनस F2 इज इक्वल टू क्या, 4:3, यानी 4/3। क्या पूछा है, द फोर्सेस आर इन द रेशियो, तो फोर्सेस का रेशियो क्या होगा, तो पहले सॉल्व करो। ये हो जाएगा 3F1 प्लस 3F2, 4F1 4F2।
4f1 3f1 को इधर लाइए, ये हो जाएगा 4f1 माइनस 3f1, इसको इधर लाइए 3f2 प्लस 4f2, ये हो जाएगा आपका 7f2 इज इक्वल टू 1f1, यानी 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f1 अपॉन f2। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मात्र एक छोटा सा सवाल था, है ना, इसको आज कंप्लीट कर लीजिएगा। और हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, जिस दर्द में नहीं पढ़े हैं उस दर्द में मत पढ़िए। जब पीछे वाला बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा तो रोने के सिवा और कोई चांस नहीं मिलेगा आपके पास। अगर आपको पढ़ने की इच्छा आगे है तो कोई चांस नहीं होगा। बार बार कहते हैं फर्क पड़ा तो ठीक है, नहीं फर्क पड़ा तो फर्क तो पड़ना ही आपको, है ना। समय के पहले, समय से अगर वो काम करेंगे तो उसका आउटपुट बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये जो काम आज आपको करने के लिए कहा जा रहा है, ये अगर आज आप करेंगे तो इसका आउटपुट आपको 50 गुना मिलेगा। यही काम आप 3 साल बाद अगर करेंगे तो आपको आउटपुट घट के बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, बहुत मिलेगा, 3 गुना 4 गुना मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। सवाल ही नहीं पैदा होता, इतना डिफरेंस होता है वही काम सेम टाइम में करने पे, है ना। सही समय में सही तरीके से मेहनत करिए, परिणाम बहुत ज़्यादा बेहतर मिलेगा आपको, इसमें कोई दो राय नहीं। बात समझ में आ रही है ना।